हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये है हमारा 45th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। इस लेक्चर से पहले मैं इकोनॉमिक्स से एमसीक्यू करा रही थी। हमने अप्रोक्सीमेटली 111 क्वेश्चन 111 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं इन 11 वीडियो लेक्चर्स। तो जरूर एक बार उनको भी चेक करिएगा और उन वीडियोस की हेल्प से खुद भी पढ़िएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके। एंड आज के लेक्चर से हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की या पीजीटी कॉमर्स या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस में अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या जिसको एफओएम भी कहते हैं, ठीक है, इसका दो नाम है, एक एफओएम और एक पॉम। फॉर्म या पॉम। फॉर्म मतलब फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्म मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरा टारगेट है कि मैं 100 एमसीक्यू डिस्कस करूं ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपको याद होगा मैंने 100 एमसीक्यू का टारगेट लिया था और टारगेट से ज्यादा ही इवन 111 एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे और जिसको लगभग मैंने 7 दिन में कंप्लीट करा दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी हम 100 एमसीक्यू जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। मैं मोटिवेटेड रहती हूँ और नेक्स्ट वीडियो लाती रहती हूँ। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट। और एक लास्ट बात और है कि YouTube पर जो भी मेरे अपलोडेड वीडियोस हैं उनकी अगर नोट चाहिए आपको इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस बाय। ये जो कॉन्सेप्ट था एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था? ये फेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया था, एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था, एल्टन मायो ने दिया था, या पीटर एफ ड्रकर ने दिया था? तो इन चारों साइंटिस्ट में से ये जो एमबीओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस सब्जेक्ट का। एमबीओ का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो बता देती हूँ, ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये दिया था सबसे पहले, या ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले डिस्कस किया था पीटर एफ ड्रकर ने। ये जो साइंटिस्ट थे पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने अपनी बुक, इनकी एक बुक थी जो 1954 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, जिसका नाम था द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। इनकी एक बुक थी जो 1954 में पब्लिश हुई थी, उसका नाम था द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो उस बुक में इन्होंने ये एमबीओ का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार डिस्कस किया था और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था एमबीओ का। एमबीओ होता क्या है? देखिए नाम क्या है, मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है नाम क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यानी एमबीओ क्या है? एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है। एमबीओ एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है, ठीक है, जिसका एम क्या है? देखिए मैनेजमेंट करेंगे, देखिए इसका नाम क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। कैसे? बाय ऑब्जेक्टिव, बाय क्लियरली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। इसका नाम देखिए, ये कॉन्सेप्ट रटने की कोशिश मत करिएगा, ये नाम क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, इसको इंप्रूव करेंगे। कैसे इंप्रूव करेंगे? बाय क्लियरली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियरली डिफाइन करके, ठीक है, और ऐसा ऑब्जेक्टिव विच इज अग्रीड बाय बोथ, और ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो अग्री हो, विच इज अग्रीड बाय बोथ पार्टीज, जो दोनों पार्टी अग्री करते हो। कौन कौन सी पार्टीज? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय हैं, दोनों जिस ऑब्जेक्टिव से अग्री करें, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करके ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। तो यही मॉडल था एमबीओ का। एमबीओ एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर इन इट्स बुक द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्केलर चेन डिनोट्स, ये जो स्केलर चेन का जो कॉन्सेप्ट था ये क्या डिनोट करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस, अप्रेजल प्रोसेस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, ये क्या शो करता है? तो ये जो स्केलर चेन है, ये याद आ रहा है आपने कहाँ पे पढ़ा था स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट? तो ये जो स्केलर चेन है ये आपने पढ़ा था जब आपने 14 प्रिंसिपल पढ़े थे। फियोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, फियोल की एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, याद है? मैं इतना लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, ये पेन बहुत सपोर्ट नहीं कर रही है। फ्यूल की एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी ऑफ मैनेजमेंट। उसमें आपने फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, उसी में से एक प्रिंसिपल है स्केलर चेन। याद आ रहा है? ये वहां पे पढ़ा था आपने। तो स्केलर चेन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल। ये हेनरी फ्यूल ने, एच फ्यूल, ठीक है, ये हेनरी फ्यूल ने कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, उसी में से एक प्रिंसिपल था स्केलर चेन का। तो स्केलर चेन बेसिकली क्या होता है, और उसी के साथ आपने बुक में जब स्केलर चेन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने बुक से, तो उसी के साथ एक ये डायग्राम भी आपको आपने देखा होगा। ये ए बी सी इधर लिख देते हैं, ए इधर लिख देते हैं हम, बी सी डी ऐसे करके, और एल एम एन, ठीक है, एल, ये क्या है? डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और इनके बीच का, चलिए गैप अभी मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये बता देती हूँ कि स्केलर चेन होता क्या है। तो स्केलर चेन का आपने फ्यूल का जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें आपने ये टर्म सुना होगा स्केलर चेन। तो स्केलर चेन बेसिकली एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। एक देखिए नाम क्या है, स्केलर चेन। तो स्केलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो मूव करती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ये एक चेन है जो मूव करती है, ठीक है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो मूव करती है हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक की तरफ इन स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर चेन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और ये चेन बेसिकली बताती है कि रूट थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द डिजायर्ड लोकेशन, यानी मतलब ये स्केलर चेन एक रूट बताती है जिस रूट से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन है किस रूट से मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ये वो शो करता है स्केलर चेन। जैसे अगर एल को एन से कम्युनिकेट करना है, कोई इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो एल है डायरेक्टली एन के पास आएगा, एल विल कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू एम एंड एम विल कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू एन। तो यानी स्केलर चेन क्या करता है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी शो करता है, ठीक है, ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल पे जाती है एक स्ट्रेट लाइन में, दिस इज स्केलर चेन। और ये जो डायग्राम है ना, इसको लेडर डायग्राम कहते हैं। लेडर मतलब सीढ़ी, फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिया था उसके साथ ये डायग्राम भी था, लेडर डायग्राम, सीढ़ी वाला डायग्राम। और ये क्या शो करता है? इट शोज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी कोई इंफॉर्मेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। और इनके बीच का जो ये जो गैप होता है ना, इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे गैंग प्लैंक, GANG, गैंग। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज, ये जो गैप होता है बीच का, इसको क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक, इसको गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूल थे, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हर कम्युनिकेशन, चाहे इट इज गोइंग अप और कमिंग डाउन, चाहे वो कम्युनिकेशन ऊपर जा रहा हो, लोअर से हायर जा रहा हो, या हायर से लोअर जा रहा हो, इट मस्ट फॉलो ईच पोजीशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, इसकी ईच हर एक पोजीशन से होता हुआ वो कम्युनिकेशन मूव करना चाहिए, चाहे वो नीचे से ऊपर, चाहे डाउन से अप जा रहा हो, चाहे अप से डाउन जा रहा हो, वो ऐसे मूव करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट किस में कहा गया था? ये स्केलर चेन में कहा गया था। तो अब मेरे ख्याल से आप खुद ही आंसर कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कि स्केलर चेन क्या है? इट डिनोट्स द अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ये एक चेन है, किस चेन में, किस स्ट्रेट लाइन में जो अथॉरिटी है वो मूव करती है हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक में मूव करती है, उसको क्या कहते हैं? स्केलर चेन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनटेंजिबल प्रेमाइसेस ऑफ प्लानिंग। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो इनटेंजिबल प्रेमाइसेस ऑफ प्लानिंग का पार्ट नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनटेंजिबल प्रेमाइसेस, ये जरा पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर ये पता है ना, तो आप
खुद ही आंसर कर लेंगे, मुझे बताने की अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो मैं बता देती हूँ ये इनटेंजिबल प्रोमाइसेस क्या होता है। तो ये जो इनटेंजिबल प्रोमाइसेस है ना, ये बेसिकली दीज आर दोज विच कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिवली। देखिए नाम क्या है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब वो प्रोमाइसेस, ठीक है, जिनको हम क्वांटिटेटिव नंबर के टर्म में जिसको हम मेजर ना कर सके उसे कहते हैं इनटेंजिबल प्रोमाइसेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है उसकी जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या आप इसको नंबर के टर्म में मेजर कर सकते हैं? नहीं। पब्लिक रिलेशन, ठीक है, किसी भी बिजनेस का जो पब्लिक रिलेशन है। एम्प्लॉय मोरेल, ठीक है, एम्प्लॉय मोरेल हुआ। मोटिवेशन हुआ। तो ये सब क्या है? ये सब क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है, क्वालिटेटिव टर्म में इनको मेजर किया जाता है, क्वांटिटेटिव टर्म में यू कैन नॉट मेजर। तो ये सब क्या है? इनटेंजिबल प्रोमाइसेस। ठीक। तो ये क्या है? इनटेंजिबल प्रोमाइसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग जो होती है, जो प्लानिंग होता है, दिस इज टू कंसीडर बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोमाइसेस। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्लानिंग करता है ना, तो इसको इनटेंजिबल प्रोमाइसेस एंड टेंजिबल प्रोमाइसेस दोनों को कंसीडर करना होता है, ठीक है। आई लिखा है, इनटेंजिबल प्रोमाइसेस एंड टेंजिबल प्रोमाइसेस दोनों को कंसीडर करना होता है। टेंजिबल मतलब क्या हुआ? टेंजिबल मतलब क्वांटिटेटिव मेजर, यानी जिसको क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकें वो टेंजिबल प्रोमाइसेस, और जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं मेजर कर सकें, ठीक है, क्यू एन क्रॉस लगा दे रही हूँ, जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं मेजर कर सके वो क्या है? इनटेंजिबल प्रोमाइसेस। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं कौन सा सवाल क्या है, कौन सा इनटेंजिबल प्रोमाइसेस नहीं है। ठीक है। पब्लिक रिलेशन क्या है? ये तो इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल प्रोमाइसेस है। एम्प्लॉय मोरल, ये भी इनटेंजिबल प्रोमाइसेस है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये भी इनटेंजिबल प्रोमाइसेस है। इन तीनों को आप क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं मेजर कर सकते। लेकिन जो लेबर आर है, ठीक है, लेबर कितने घंटे काम कर रहा है, ये तो टेंजिबल प्रोमाइसेस है, इसको आप क्या कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है? इनटेंजिबल का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑड विद वेबर सिक्स मेजर प्रिंसिपल? वेबर, मैक्स वेबर, नाम सुना होगा, मैक्स वेबर, ठीक है, एक फेमस जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी दी थी, ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया था, बहुत ही फेमस। इनके 6 मेजर प्रिंसिपल थे। तो आपको बताना है ये जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यूनिटी ऑफ कमांड, इन फोकस मिशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये जो 4 इनके यहाँ पे दिए गए हैं आइटम्स, ठीक है, ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है जो मैक्स वेबर की थ्योरी का पार्ट नहीं है, जो मैक्स वेबर का जो प्रिंसिपल्स थे उसका पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैक्स वेबर ने जो 6 मेजर प्रिंसिपल दिए थे वो थे कौन से। तो आप खुद ही आंसर कर लेंगे। सबसे पहला इनका प्रिंसिपल क्या था? सबसे पहला प्रिंसिपल था फॉर्मल हायरार्किकल, मैं इनिशियल लिख रही हूँ, ठीक है, फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इनका सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या था कि कोई भी अगर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है देन हर लेवल, जो हर लेवल है वो कंट्रोल करे द लेवल बिलो इट, यानी जो हर लेवल है वो अपने नीचे के लेवल को कंट्रोल करे। ठीक है। तो दिस इज फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या था? रूल बेस्ड मैनेजमेंट, रूल बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, रूल बेस्ड मैनेजमेंट दूसरा प्रिंसिपल था। तो रूल बेस्ड मैनेजमेंट क्या कहता था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है शुड यूज द रूल टू एक्सर्ट कंट्रोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोलिंग करने के लिए रूल्स यूज करने चाहिए। तो देयरफॉर लोअर लेवल एग्जीक्यूट द डिसीजन मेड बाय हायर लेवल, ये जो लोअर लेवल है ये हमेशा जो भी डिसीजन है उनको एग्जीक्यूट करे विच वाज टेकन बाय हायर लेवल। ठीक है। तो रूल बेस्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरा जो प्रिंसिपल था दैट वाज इन फोकस मिशन, तीसरा जो था दैट वाज इन फोकस मिशन, इन फोकस मिशन, ठीक है। तो इसमें आपने अब फोकस और इन फोकस दोनों पढ़ा होगा। तो इन फोकस मिशन क्या था कि इफ द मिशन इज टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, ठीक है, अगर मिशन है टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और एंड दोज विद इन इट, यानी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने का मिशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, अगर उनको सर्व करने का मिशन है तो उसको कहा जाता है इन फोकस मिशन। ठीक है। तो दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल क्या था? इम्पर्सनल। फोर्थ प्रिंसिपल इनका क्या था? इम्पर्सनल।
इम्पर्सनल प्रिंसिपल क्या कहता था कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ट्रीट करती है एवरी एम्प्लॉय इक्वली, हर एक एम्प्लॉय ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल होता है, एंड दे ट्रीट ऑल कस्टमर इक्वली, ये सारे कस्टमर को भी इक्वली ट्रीट करते हैं। तो दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। पांचवा प्रिंसिपल इनका क्या था? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, पांचवा प्रिंसिपल क्या था? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी सिलेक्शन है, जो भी प्रमोशन है एम्प्लॉय का, दिस इज बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड स्किल। जो भी प्रमोशन सिलेक्शन होंगे वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉय की है, जो स्किल है एम्प्लॉय की, उसके बेसिस पे होंगे। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? फंक्शनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलिटी फंक्शनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंक्शनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सिक्स प्रिंसिपल क्या कहता था कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये डिवाइड करती है एम्प्लॉय को इनटू यूनिट्स, यानी जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं इनको यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का काम करते हैं, किस टाइप की स्किल है उनके अंदर, तो उसके बेसिस पे स्पेशलिटी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे विच इज गिवन बाय मैक्स वेबर, जो मैक्स वेबर ने दिए थे। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल नहीं है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, इन फोकस मिशन, ये देखिए इन फोकस मिशन तीसरा पॉइंट था, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है। ठीक है, तो ये तीन तो मैक्स वेबर के प्रिंसिपल है, बट आपने नोटिस किया कि यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में तो मैक्स वेबर ने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा इसका प्रिंसिपल नहीं है? यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको याद आ रहा हो यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल थे ना, फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल थे उसमें से एक था यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिसीजन विच आर रिपीटेटिव, वो डिसीजन जो रिपीटेटिव हो, ठीक है, एंड कैन बी स्टैब्लिश वेल इन एडवांस, और जिसको स्टैब्लिश किया जा सके वेल इन एडवांस टू सॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, यानी वो डिसीजन जो रिपीटेटिव हो और जिसको एडवांस में स्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है, यानी जिसका प्रोसीजर उस प्रॉब्लम या उस डिसीजन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका प्रोसीजर पहले से बना हुआ है। ठीक है, इट इज एस्टैब्लिश वेल इन एडवांस, और टू सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम डे टू डे की प्रॉब्लम है, उसमें डिसीजन लेना होता है। तो इस टाइप के डिसीजन को क्या कहते हैं? इसको प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं, नॉन प्रोग्राम कहते हैं, पर्सनल कहते हैं, या ह्यूरिस्टिक टेक्निक कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपने डिसीजन मेकिंग पढ़ा होगा, आपने डिसीजन मेकिंग पढ़ा होगा। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर फंक्शन है मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में 5 फंक्शंस आते हैं, सॉरी फंक्शन नहीं, ये जो डिसीजन है ये 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा देयर आर 5 टाइप ऑफ डिसीजन, 5 तरीके के डिसीजन होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ ये 5 तरीके के डिसीजन क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगी, आप खुद ही फिर इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे कि यहाँ पे किस डिसीजन की बात हो रही है। सबसे पहला है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। सबसे पहला जो डिसीजन होता है दैट इज प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। तो प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है? प्रोग्राम डिसीजन बेसिकली ये जो डिसीजन है ये उन फंक्शन से रिलेटेड है विच इज रिपीटेटिव इन नेचर। ये जो प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, पहले मैं प्रोग्राम डिसीजन बता रही हूँ। प्रोग्राम डिसीजन वो डिसीजन है विच इज रिपीटेटिव इन नेचर, जो रिपीटेटिव हो नेचर में, एंड वो डिसीजन जो बेसिकली जिसको सॉल्व किया जाता है, जिसको डील किया जाता है बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसीजर। जिस डिसीजन को सॉल्व करने का पहले से एक स्पेसिफिक प्रोसीजर डिफाइंड है, ठीक है, वो होता है प्रोग्राम डिसीजन। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए लीव ग्रांट करना। ठीक है, तो लीव ग्रांट करना है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर पहले से बना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसीजन है, ये बार बार रिपीटेटिव इन नेचर है। हर दिन ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एम्प्लॉय लीव अपनी सैंक्शन कराता ही है। ठीक है, तो ये जो है प्रोग्राम डिसीजन। उसी की तरह एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी होता है, यानी वो डिसीजन विच अराइज आउट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, यानी वो डिसीजन जो लिया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में, एंड दिस डिसीजन इज नॉट रूटीन, ये डिसीजन रूटीन डिसीजन नहीं होते हैं, डेली अक्रेंस नहीं होती है, और कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर पहले से डिफाइंड नहीं होता है, तो उसको कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, तो ये हो गई पहली टाइप की डिसीजन। दूसरे टाइप की जो डिसीजन होता है दैट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। दूसरे टाइप का जो डिसीजन होता है इंडिविजुअल
दूसरे टाइप का जो डिसीजन होता है दैट इज हो गई, राइटिंग बनी नहीं रही है, दैट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। ठीक है, मैं अच्छा चलिए इनिशियली लिखती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा लिखूं पर नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन क्या होता है, वो डिसीजन विच इज टेकन बाय इंडिविजुअल इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी वो डिसीजन जो एक इंडिविजुअल लेता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिसीजन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो एक इंडिविजुअल के हाथ मतलब कैपेसिटी में नहीं होता है। दोज डिसीजन विच इज टेकन बाय ग्रुप, जो एक ग्रुप ऑफ जो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है, या वो डिसीजन जो कलेक्टिवली जो फर्म के एम्प्लॉय हैं, फर्म के मैनेजमेंट मिलके जो डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिसीजन। ठीक। तीसरा डिसीजन, तीसरा डिसीजन जो है दैट इज पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, तीसरा डिसीजन जो है पॉलिसी डिसीजन, या जिसको ऑपरेटिंग या इसको ऑपरेटिंग नहीं, ये दो अलग अलग टाइप के डिसीजन है। पहला है ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। ठीक है, पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। तो ये क्या होता है, तो पॉलिसी डिसीजन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पॉलिसी डिसीजन वो टेक्निकल डिसीजन है जो पॉलिसी से रिलेटेड है, जो प्लानिंग से रिलेटेड है, एंड दिस डिसीजन इज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। जनरली ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है। जबकि ऑपरेटिंग डिसीजन क्या होते हैं, वो डिसीजन जो जरूरी होते हैं फॉर पुटिंग पॉलिसी डिसीजन इनटू एक्शन। ये जो पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट ने बनाई, इसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनको कहते हैं ऑपरेटिंग डिसीजन। ठीक। चलिए अगला, अगला कौन सा डिसीजन होता है, अगला होता है स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजिक एंड रूटीन डिसीजन। रूटीन, ठीक है, अगला क्या है, स्ट्रैटेजिक एंड रूटीन डिसीजन। तो ये क्या होता है, सब पहले रूटीन डिसीजन बताती हूँ। तो रूटीन डिसीजन वो डिसीजन होता है जो मैनेजर लेता है इन डेली फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डेली फंक्शनिंग में जो डिसीजन लेने होते हैं ना, उनको कहते हैं रूटीन डिसीजन। जबकि जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, ये जनरली अपर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट के लोग लेते हैं, जो प्लानिंग से पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन हो, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं। ठीक। अब एक और पांचवा टाइप का डिसीजन है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। देखिए नाम से ये सारे डिसीजन वैसे समझ में आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन क्या है, जब कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले इन ऑफिशियल कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में जब कोई एम्प्लॉय डिसीजन लेता है अपनी कैपेसिटी में, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। लेकिन पर्सनल डिसीजन क्या है, अगर एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है इन पर्सनल कैपेसिटी, जिसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है, पर्सनल डिसीजन। ठीक। तो मैंने आपको 5 टाइप के डिसीजन बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नहीं है बल्कि ये 10 हैं। प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन, ऑपरेटिंग डिसीजन, स्ट्रेटेजिक रूटीन डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। तो ये लगभग हमने 10 टाइप के डिसीजन डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर किस डिसीजन की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से अब आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम डिसीजन की बात हो रही है। पर्सनल है नहीं, नॉन प्रोग्राम है नहीं, ह्यूरिस्टिक टेक्निक है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन द केस ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, ब्लैंक एप्लीकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। इन चारों में से कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पूछा गया है, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, जब एम्प्लॉय का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो आपने स्टाफिंग में पढ़ा होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 7 मेन स्टेप होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मतलब कह लीजिए इसमें से कुछ स्टेप स्किप भी कर सकती है, ठीक है, या कुछ स्टेप ऐड भी कर सकती है, बट बेसिक जो है ना, ये 7 स्टेप होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। चलिए मैं सातों स्टेप बता देती हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहला जो स्टेप होता है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, या कह लीजिए ब्लैंक एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें जो एप्लीकेशंस आई है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, एक ब्लैंक एप्लीकेशन उनको दी जाती है जिसको वो फिल करते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। तीसरा स्टेप क्या होता है, इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होता है तीसरे स्टेप में। चौथा स्टेप क्या होता है, चेकिंग ऑफ रेफरेंस।
ठीक है। अच्छा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो इसका सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है, बट बेसिक कुछ ये रहता है, बट कभी कभार स्पेशल कंडीशन में थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है, बट बेसिक यही होता है। चेकिंग ऑफ रेफरेंस चौथा स्टेप होता है। पांचवा स्टेप क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसको मेडिकल टेस्ट कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। छठा स्टेप क्या होता है? छठा स्टेप होता है अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सातवां स्टेप क्या है? प्लेसमेंट, वे फाइनली एम्प्लॉय को प्लेस किया कर दिया जाता है पर्टिकुलर पोजीशन पे इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ब्लैंक एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ स्टेप ऑफ, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ये किसका स्टेप है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, लीडिंग का, या मेडिकल एग्जामिनेशन का? किसका स्टेप है? तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ये क्या है ये बता देती हूँ, आप खुद ही आंसर कर लेंगे। तो ये जो रिपोर्ट, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जब वो दूसरे एम्प्लॉय को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये कुछ उससे रिलेटेड लग रहा है ना। देखिए क्या है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को जो रिपोर्ट करता है, वो उसके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, ये सब ये इसी से रिलेटेड, कुछ नाम से तो यही लग रहा है कुछ उसी से रिलेटेड है। तो हाँ, ये उसी से रिलेटेड है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बेसिकली क्या है? इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, in which every employee is placed somewhere in organizational chart। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, हर एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में, और जो एम्प्लॉय होता है वो रिपोर्ट करता है दूसरे एम्प्लॉय को हु इज लिस्टेड अबव देम इन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्री है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन ट्री में कहीं ना कहीं प्लेस्ड होता है, ठीक है, और हर एक एम्प्लॉय जो है रिपोर्ट करता है अपने जो भी वर्क है उसको रिपोर्ट करता है टू द एम्प्लॉय हु इज प्लेस्ड अबव इन दिस चार्ट। यानी ये जो एम्प्लॉय है ये अपने ऊपर के एम्प्लॉय को क्या करता है? रिपोर्ट करता है, तो इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक। फिर आपने ये जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ये बेसिकली कहाँ पे पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये सब पढ़ा था ना, वहीं पे आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पढ़ा था। तो ये किससे रिलेटेड है? दिस इज अ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग एक्सेप्ट, इसमें से जितने भी ये प्रिंसिपल हैं ये डायरेक्टिंग से रिलेटेड हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो देख लेते हैं डायरेक्टिंग। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये डायरेक्टिंग होता क्या है। तो आपने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे मैनेजमेंट में, 5 प्रिंसिपल कह लीजिए या 5 फंक्शन कहते हैं, 5 फंक्शन या 5 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से हैं, याद आ रहा है? सबसे पहला क्या था? प्लानिंग। दूसरा क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या था? स्टाफिंग। चौथा क्या था? डायरेक्टिंग। पांचवा क्या था? कंट्रोलिंग। तो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं, 5 बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट के, ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो डायरेक्टिंग में नहीं आता है, डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या है? चौथा फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो उसका पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड फॉलोअप, ये 4 ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो डायरेक्टिंग है, ये जो डायरेक्टिंग है ये होता क्या है। तो डायरेक्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, मोटिवेट करना एंड लीड करना ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ठीक है। डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग इसीलिए नाम है, डायरेक्ट करना। और इसके जो है 7 बेसिक प्रिंसिपल, डायरेक्टिंग में 7 बेसिक प्रिंसिपल बताए गए थे। पहला प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल था मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। पहला प्रिंसिपल क्या था? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक। दूसरा प्रिंसिपल डायरेक्टिंग का क्या था? हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसमें हार्मोनी होनी चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इस तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं, तीसरा मतलब प्रिंसिपल क्या था डायरेक्टिंग का? दैट वाज एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन, एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन। अगला जो प्रिंसिपल था इसका वो क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड। अगला क्या था?
मैनेजरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगला प्रिंसिपल क्या था, लीडरशिप। एंड लास्ट प्रिंसिपल क्या था, फॉलो अप, ठीक है, फॉलो अप या फॉलो थ्रू, ठीक है। तो ये 7 बेसिक प्रिंसिपल थे डायरेक्टिंग के, डायरेक्टिंग के ये 7 बेसिक प्रिंसिपल थे, ये मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल बताए, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप खुद ही बता सकते हैं कि ऑल ऑफ द क्या ऑल द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग में इसमें से कौन से कौन सा इसका डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, इसमें लिखा है ना एक्सेप्ट, कौन सा इसमें डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है। तो हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव तो है, अभी हमने देखा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड था, हाँ यूनिटी ऑफ कमांड भी था, फॉलो अप भी था, फॉलो अप या फॉलो थ्रू कहते हैं वो भी था, लेकिन कोऑर्डिनेशन की बात इसमें नहीं कही गई है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स। तो मैंने बताया था 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे ये जो पांचवा है ना फंक्शन कंट्रोलिंग, उसकी बात हो रही है। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, setting standard of performance, identifying activity for the creation of department, directing the people toward accomplishment of common goal। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कंट्रोलिंग होता क्या है, ठीक है। कंट्रोलिंग जो है ये होता क्या है, तो कंट्रोलिंग बेसिकली इट इज रिफर टू द टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। कंट्रोलिंग एक टास्क है, ठीक है। कंट्रोलिंग में बेसिकली व्हाट वी डू द कंट्रोलिंग, हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उससे जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग बेसिकली इट इज रिलेटेड विद मॉनिटरिंग द आउटकम ऑफ एक्टिविटी, जो भी आउटकम है, ठीक है, जो भी आउटपुट है एक्टिविटी का, उसको मॉनिटर किया जाता है कंट्रोलिंग में। रिव्यू किया जाता है, ठीक है, रिव्यू किया जाता है, फीडबैक, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन, रिव्यू फीडबैक इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटकम, जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसका जो भी फीडबैक है उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है। और अगर नेसेसरी एक्शन की जरूरत हो तो वो लिया जाता है कंट्रोलिंग में, ठीक है। इवन ये जो प्लानिंग है और ये जो कंट्रोलिंग है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन कहा जाता है ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ गो टुगेदर, बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग तो आपने बहुत अच्छी कर ली कि हम इस साल 5 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली, बट एक्चुअली में क्या, जो भी आपने आउटपुट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या टास्क हो रहा है। तो कंट्रोलिंग में वही किया जाता है, कंट्रोलिंग में वी मॉनिटर द आउटकम ऑफ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है उसके आउटकम को मॉनिटर किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने रखा है वो अचीव कर सके, ठीक है। टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी एक्टिविटी है वो क्या डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये काम किया जाता है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग के अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, कंट्रोल स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। पहला स्टेप क्या है, सेटिंग ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड, जो कंट्रोल स्टैंडर्ड है उसको सेट किया जाता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और तीसरा स्टेप क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है, ठीक है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। तो कंट्रोलिंग में ये 3 बेसिक स्टेप होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर खुद ही कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, नो। सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ये पहला स्टेप है। कंट्रोलिंग का पहला स्टेप यही है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, उसके बाद दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो जरा 1 मिनट का समय अपनी पूजा मैम के लिए निकालिएगा और इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में फिर मैं कराऊंगी कुछ और क्वेश्चन फॉर्म पे, ठीक है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।